हाँ अर्पण जी। आवाज जा रही हो तो बताएं। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? संदेश तो आप लोगों के मिल रहे हैं, इससे अंदाजा तो हो रहा है कि आवाज जा रही है। तो मित्रों, जन सुलभ के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे अपने एक प्रकाशित होने वाले उपन्यास पर कुछ बात करनी है और इस उपन्यास के कुछ अंशों का पाठ भी करना है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, कि लिखने पढ़ने की प्रक्रिया जब शुरू हुई मेरी, तो कविताएं लिखी, गज़लें लिखी, नज़्म भी लिखे, फिर बहुत सारी कहानियां भी लिखी थी। और वो सृजनात्मकता एक तरह से हमेशा बनी रही। सन 2000 में, यानी 21 साल पहले, अपना पहला उपन्यास लिखा था, सोन बरसा, जो बिहार की पृष्ठभूमि पर था। वो किताब घर प्रकाशन ने छापा था, तो उसकी भी चर्चा हुई थी और बहुत से लोगों ने उस उपन्यास को पसंद किया था। पर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मुख्य काम आलोचना का है, और आलोचना में भी साहित्य है, नाटक, रंगमंच है, दृश्य कला है। तो आलोचना के काम की व्यस्तता और उसमें संलग्नता की वजह से सृजनात्मक काम करने का अवसर बहुत कम मिलता है। और ये उस तरह से ध्येय भी नहीं है मेरा कि अपनी सृजनात्मकता को आगे रखना है। ध्येय तो आलोचना में ही अपने को खपाना है, कुछ बेहतर करना है, और इसी में ये सृजनात्मक काम भी यदा कदा संभव हो जाता है। तो यह उपन्यास उसका अकेला होना, इसका शीर्षक है उसका अकेला होना। अगस्त 2017 में आरंभ हुआ था। बीच बीच में थोड़ा बहुत लिखा जाता रहा, और जो पिछले दिनों कोरोना का भीषण संकट हमारे सामने था, और उसका प्रभाव तो अब भी है। और उस दौरान जब घर में ही कैद रहने की मजबूरी हो गई थी,
तो अपने अन्य कामों के अलावा इस उपन्यास को भी मैंने पूरा करने का प्रयास किया और खुशी हुई कि इस उपन्यास को संपन्न किया। यह उपन्यास दरअसल एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेता है, वहीं उसका पालन पोषण होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ज़्यादातर हिस्सा एक कस्बे में संपन्न होता है और बाद में वो दिल्ली जैसे महानगर की यात्रा करता है। तो वो किस किस तरह के संकटों से जूझता है, किस तरह की मुश्किलात उसके सामने आते हैं, उसके जो अपने पारिवारिक मूल्य हैं, जो मध्यवर्गीय मान हैं, वो उसको किस तरह से परेशान करते हैं, महानगर में आने के बाद उसको किस किस तरह के अनुभव होते हैं और वो कैसे अपने को सबके बीच अजनबी पाता है और यहाँ की ज़िंदगी से, यहाँ के मूल्यों से वो तालमेल नहीं बिठा पाता और इसी में वो खपता रहता है। बाद में उसे एक नौकरी भी मिलती है और वहाँ भी लगातार संघर्ष करता है और अंत में वो थक हार जाता है, लेकिन उसके थकने हारने से उसका संघर्ष क्षण नहीं होता। तो एक तरह से कहें तो यह विषय कोई नया नहीं है, इस पर बहुत से उपन्यास लिखे गए हैं। नए और पुराने लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कहानीकारों ने भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। लेकिन जैसा कि होता है और आप सब जानते होंगे, आप सब सूधी पाठक हैं, अपने सच से बड़ा कोई सच होता नहीं दुनिया में और सच कोई एक नहीं होता। सच सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे प्रेम आपका सबका अलग अलग होता है। ईश्वर, भक्ति, संबंध सबके अलग अलग होते हैं। उसी तरह से सच भी आपका अलग होता है। आप जो जीते हैं वो आप ही जीते हैं, कोई और नहीं जीता। इसीलिए किसी समय में टॉल्स्टॉय ने और गोर्की ने भी अपने अपने उपन्यासों के बारे में, जो उनके निजी जीवन पर आधारित थे, यही कहा था कि अपने सच से बड़ा कोई सच नहीं होता और जो अपना सच होता है, जिसको हम अपने को तोड़ते हुए रचते हैं, वही हमारा सर्वोत्तम होता है। और कोई भी कलाकृति जिसमें आप अपने को खपा देते हैं, विसर्जित करते हैं, उसी में दरअसल आपकी मुक्ति निहित होती है और वही समाज को, दुनिया को एक संदेश दे पाने में सफल होता है। तो यह उपन्यास भी कह सकते हैं, हालांकि अपना जिया हुआ और समाज का जिया हुआ, दोनों सच एक लेखक का, एक कृतिकार का अपना ही सच होता है। क्योंकि वो समाज का जिया हुआ भी अगर दर्ज करता है तो उसे महसूस करता है, उसे आत्मानुभूति हम भले न कहें, लेकिन उसको स्वानुभूति तो कहते ही हैं। तो जब तक हम सच को महसूस नहीं करते, उसको जीते नहीं हैं, भले अपने जीवन का सच हो या दूसरे के जीवन का सच हो, तब तक न हम कविता लिख सकते हैं, न कहानी लिख सकते हैं, न उपन्यास लिख सकते हैं, न नाटक लिख सकते हैं और न किसी कलाकृति की रचना कर सकते हैं। हम अपने को ही तोड़ते हैं, अपनी समाधि में जाते हैं और तब उस सच की तलाश या खोज की प्रक्रिया शुरू होती है
जो कदाचित हमें अपने होने का अर्थ भी देता चलता है। जब तक इस प्रक्रिया में हम अपने को नहीं डालते, तब तक कुछ रचना तो अलग है, हम एक मनुष्य भी हो सकने में संदिग्ध हो सकते हैं। हमें अपनी यात्रा करनी होती है अगर हमको मनुष्य भी होना होता है। और जब तक हम मनुष्य नहीं होते, इंसान नहीं होते, तब तक हम अच्छे रचनाकार भी हों इसका दावा नहीं कर सकते। एक बात और इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में, और जैसा कि मैं बता रहा था आपसे, तो जो बता रहा था उससे इसकी रचना प्रक्रिया को आप जोड़ के देख सकते हैं कि इसमें जो जिया हुआ है, जो जिया हुआ जीवन है और जो जिए गए का सच है, उसको एक तारतम्य में, एक कथा में बांधने की चेष्टा की गई है। और ये प्रयत्न किया गया है कि इसके माध्यम से रचना का जो प्राण तत्व है, जो संवेदना है, जो कहन है, वो आप तक पहुंचे, आप उसको महसूस कर सकें और देख सकें कि उस जिए हुए सच में आपकी कितनी भागीदारी है, या आपके जीवन में उसका कितना बड़ा हिस्सा है। और अपने जिए हुए अतीत में और घट रहे वर्तमान में क्या कोई ऐसा सेतु है जो दोनों को जोड़ता है, और जिस सेतु से जुड़ते हुए हम कहीं भविष्य की यात्रा के बारे में या आगत जीवन के बारे में सोचते हैं। वैसी बहुत सारी बातें हैं जो इस रचना को सुनने के साथ कदाचित आप समझ पाएंगे। और स्वयं चूंकि मैं एक आलोचक के नाते उपन्यास का आलोचक भी हूँ, उपन्यास की आलोचना पे मेरे बहुत सारे काम हैं, निबंध हैं, कुछ किताबें भी हैं, तो मैं बहुत लिखता पढ़ता भी रहा हूँ उपन्यास के होने को लेके, उसमें कथा तत्व को लेके, चरित्र सृजन और संयोजन को लेके, उसकी घटनात्मकता को लेकर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे बनाए गए प्रतिमान मेरी ही रचना पर लागू होते हों। ये एक प्रयत्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि प्रतिमानों से, निकष से और तत्वों से कोई रचना निर्मित नहीं होती है। रचना तो अपनी एक त्वरा में लिखी जाती है, उसका एक प्रवाह बन जाता है और वो भागती जाती है। एक क्षण होता है जिसमें वो घटित होकर आरंभ होती है, और वो कहाँ जाती है, किन मोड़ों से गुजरती है, कहाँ पहुँचती है, इसका अता पता तो लेखक को भी नहीं होता। और जिन लोगों को पता होता है और जो लोग रचना को तय निर्देशों और मानकों के आधार पर घटित करते हैं, उनकी रचनाओं में वह तत्व नहीं होता जिसमें हम प्राण कहते हैं और जो सहजता से हमें स्पंदित करता चले। तो मेरा ख्याल है कि अपने इस उपन्यास के लिखे जाने को लेके और इसकी पृष्ठभूमि पर बहुत सारी बातें आपसे हमने की, और ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा एक रचनाकार को या लेखक को बोलना नहीं चाहिए। कुछ हिस्से हैं, ये 3 रजिस्टरों में दर्ज है ये उपन्यास की कथा। हाथ से मैं लिखता हूँ, हाथ से ही हैं, इसलिए आप घबराएं नहीं। और ये पूरा पढ़ना भी नहीं हमको, 2-4-5 हिस्से मैं पढ़ूंगा, और मेरा ख्याल है
7:15 हो रहा है, तो 8 बजे के आसपास मैं अपने इस पाठ को विराम दूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ और आप लोग सुने और महसूस करें, देखें कि ये किसी लायक भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो शुरू करते हैं। उपन्यास का शीर्षक है उसका अकेला होना। इसका पहला अंश है, उसने फिर चुप्पी साध ली। हम सोच में पड़े रहे और इंतजार करते रहे कि वह इसके आगे कुछ बोलेगा। वह चुप रहा। हमने उसकी तंद्रा भंग करने की चेष्टा की। देखो, यही जीवन है। आसमान पर टंगे बादलों को देखो, कितने रंग हैं इनके, सफेद, काले, धूसर, मटमैले, न जाने कितने। हवा के साथ ये खेलते हुए चलते हैं और न जाने कहाँ लय हो जाते हैं। लेकिन जब तक वे होते हैं, धरती की प्यासी छाती को सींचते हैं। धरती की कोख से जन्मी प्रकृति बादलों के बलिदान से लहलहाती है। आसमान टंगा रहता है। उसको धरती से ईर्ष्या होती है और कारण होते हैं बादल, जो धरती को जीवन देते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन हम उन्हें भूलते नहीं। हमारे पिता बादल ही होते हैं। हम भी बादल होंगे, हमारे बच्चे भी, और एक दिन हम सबको हवा के साथ खेलते खेलते मिट जाना है। बादल फिर होंगे, बारिश फिर होगी, धरती रहेगी और उसकी कोख से जन्मी प्रकृति भी, जो सबको जीवन देती है। मेरा मतलब इसी से था। बहुत दुख उठाए, मुसीबतें झेली, कभी जीवन का सुख न जाना पिता ने। और जब थोड़े आराम का समय आया तो कहते कहते वह फिर छलछला उठा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय बाद स्वतः शांत होकर बोल पड़ा। दादा के मरने के कुछ वर्ष पहले से बाहर जाने का काम बंद कर पिता ने खेती गृहस्थी में ही खुद को लगाया। दादा की हर बात मानी। उनकी इस अप्रतिम पितृभक्ति का उदाहरण मेरा विवाह है, जिसे दादा की आज्ञा से तब किया गया जब मेरी उम्र सिर्फ 11 साल की थी और मैं 7वीं में पढ़ता था। हम फटी आंखों से विमूढ़ हो उसे देख रहे थे। वह क्या कह रहा है? इस उम्र में कोई विवाह होता है? और पिता, जिनकी याद में यह डूबा जा रहा है, उन्हें क्या पड़ी थी यह करने की? दादा की अक्ल भी ठिकाने नहीं थी, ऐसा लगता है। उफ, अजीब है सब। कैसे सुधरेगा समाज जब घर के बड़े बूढ़े ही इस तरह के कदम उठाते रहेंगे? मेरे विवाह को लेकर पिता को जल्दी नहीं थी। दादा पोते का विवाह देखना चाहते थे। माँ बीमार रहती थी। ऐसे में निर्णय हो गया था कि विवाह हो। हमें तब क्या पता था कि ब्याह होने वाला है और वह होता क्या है। खूब धूम धड़ाका, बाजे गाजे, नाच पार्टी और देहाती ताम झाम के साथ विवाह का रस्म पूरा हुआ। घर के सारे माल असबाब बेटे के विवाह में उड़ा। पिता खाली हो गए। गृहस्थी चलानी मुश्किल होने लगी। खेतों में पैसा झोंके बिना अनाज नहीं होता। पैसा झोंकना हो तो बाहरी आमदनी हो या खेत बेचा जाए। मेरे घर में बाहरी आय न थी। खेत भी इतने न थे कि उन्हें बेचकर गृहस्थी सुधारी जाती। बसर मुश्किल हुई। किसी तरह दिन कटते। जाड़े में सर्दी सहते और बरसात में लू के थपेड़ों से भी कठिन। आए दिन की जिंदगी भविष्य की राह को भयानक बनाती। घर में ब्याहता, बाहर शिल्पों, एक एक चीज की कमी। अभाव में दिन झेलते बरस बीते। पढ़ाई की रस्म पूरी होती रही और एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। घर में जश्न। पता नहीं बेटा अब क्या क्या बनेगा। उत्साह में लोग बौराए जाते। किसी के पैर जमीन पर न पड़ते। पिता की आंखों में चमक आ गई थी। दादा पहले से अधिक वाचाल हो गए थे।
माँ अब अकेले में भी सोहर गाने लगी थी। ये वे दिन थे जब नई हवा चली थी। यह कोई और मौसम था जिसमें धूप नहीं लगती। लू के थपेड़े शीतल हवा के झोंके लगते। प्रचंड गर्मी में शीतलता आ गई थी। एक अदृश्य शक्ति ने पूरे घर को स्फूर्त कर दिया था। जुलाई 81 की वह घटना आज भी उसे रोमांच से भर देती है और वह सब कुछ भूलकर उन दिनों में खो जाता है। कैसे दिन, उफ, कितने सपनीले और कितने सुहाने। ऐसा होता है वर्तमान के त्रासद जीवन में। जब भविष्य की कोई उम्मीद बंधती है तो हम एक नए संसार में दाखिल हो जाते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बिला जाती हैं और एक एक पल खुशी के झोंके जैसे आते हैं और उसमें हमारी मुर्दनी गुम हो जाती है। होता यह भ्रम ही है, पर उम्मीद जीवन का दूसरा नाम है। वह एक प्रति संसार गढ़ती है जिसमें हम शामिल होने की कल्पना मात्र से ही वर्तमान के दुख को भूल से जाते हैं। दुख का वजन हल्का हो जाता है और आंखों की कोरों में कहीं चुप सा जाता है। खुशी कुछ और भले न दे, वह आंसुओं में बहा ले जाने का यत्न करती है। मुझे उसकी बातें सुनकर ऐसा ही लगा और महसूस हुआ कि एक गरीब परिवार इस एक सफलता मात्र में ही अपने दुख का निवारण देख रहा है तो बुरा क्या है। यह समय इंदिरा जी की वापसी का था। अधिनायकवादी कांग्रेसी राजनीति, आपातकाल, जयप्रकाश आंदोलन और उसके बाद की बदली स्थितियों ने परिवर्तन के बयार को गति दी थी। पर सत्ता लोलुप राजनीति के चलते संपूर्ण क्रांति का नारा विफल हुआ और जनता पार्टी बिखर गई। इंदिरा गांधी के समर्थन से एक जमाने के कद्दावर समाजवादी सोच के किसान नेता चरण सिंह सत्तासीन हुए और भारतीय इतिहास में वे पहली बार इस कलंक के भागी बने कि प्रधानमंत्री रहते लोकसभा में अपना विश्वास मत भी न पा सके। 80 में इंदिरा गांधी सत्तासीन हो चुकी थीं। जनता पार्टी के रूप में संगठित विपक्ष बिखर चुका था। इसके पहले जनता सरकार के कुछ लोककारी निर्णयों से जनता को राहत मिली थी, वह अब न रही। कांग्रेस का दबदबा बढ़ा, महंगाई और लूट का खेल भी बढ़ा। जनता त्राहि त्राहि कर रही थी और कांग्रेस कोरे सब्ज बागों को दिखाकर जनता को भरमाने में सफल हो रही थी। चीनी और किरासन तेल की जमाखोरी बढ़ी। वे अब ज़्यादा पैसे देने पर भी मुश्किल से मिलते। नौकरशाही का आतंक अलग रंग में था तो पुलिस का अनाचार अलग ढंग में। बदनाम तो पूरा देश ही था, पर यह बिहार सबसे अधिक। वैसे यह बदनामी आज भी क्या कम है। जरा भी कम होती है तो हमारे कर्णधार उसकी चिंता में मरे जाते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं कि रातों रात बिहार शेर फहरिस्त हो जाता है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहाँ के किसान हार नहीं मानते। मेहनत कर घर चलाते और जी जान एक कर अपनी संततियों में बेहतर भविष्य के सपने देखते हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, उसे देखने का अधिकार सबको है, पर यदि सपने में ही जीवन समा जाए तो बुरा होता है। सपने चाहे जैसे भी हों, उम्मीद जगाते हैं, नई राह के लिए तैयार करते हैं, नई राह पर हमें डालते भी हैं। पर यदि सपने से हमारे अपने सच का संतुलन नहीं बैठ पाता तो अनर्थ होता है और तब सपने ही नहीं टूटते, जीवन की उम्मीद भी दरकने लगती है। पिता ने सपना देखा, बेटा पटना पढ़ने गया है। पढ़कर वह बड़ा आदमी बनता है। घर से दुख दारिद्र्य दूर हो गए हैं। सुख ही सुख है, दुख की छाया भी नहीं बची है। ऐसे ही सपने दिखने चाहिए, रंगीले, चटकदार, नई उम्मीद से भरे, जादू करते सपने। काश वे सपने ही सब कुछ ठीक कर देते तो यह सरंजाम न होता। न झंझट, न झमेला, न जूझना, न मरना, सब ठीक हो जाता जैसे जादू से क्या हो जाता है। पिता ने पैसे जुटाए और घर में सबकी सहमति से राय बनाई कि बेटे को पटना पढ़ने भेजना चाहिए। यह कोई मजाक की बात न थी। इस बेटे के परिणाम से
पुरानी परंपरा टूटी थी। इसके पहले गांव का कोई भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं किया था। लोग जहां से सुनते बधाई देने चले आते। कोई कोई तो इस इलाके के मशहूर विश्राम का नाच मंगाने को कहता। नाच हो, गांव भर को जिमाया जाए और बरम बाबा को गाय के दूध से नहलाया जाए तो घर के साथ गांव का भी भाग्य फिर जाए। पढ़ने वाले लड़के आगे जाकर फेल न हो, यह भी बड़ी बात होगी। पर गांठ में इतना दाम न था कि नाच पार्टी आती और पूरे गांव को जिमाया जाता। बड़ी मुश्किल से तो 300 रुपए का जुगाड़ हुआ कि बेटा जाकर किसी नामी कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भराए। जब सूची में नाम आएगा तब दाखिले सहित किताब कॉपी और रहने के बंदोबस्त के लिए पैसे जुटाए जाएंगे। कुछ भी न होगा तो कोई खेत बेच दिया जाएगा, पर लड़के को हाकिम बनाकर ही दम लेना है। बेटा प्रफुल्लित होता, उसके मन में जाने क्या क्या होता। पटना जाने के नाम पर वह जैसे हवा हो चला था। लगता जैसे कि अब उड़ा कि तब। सीना उछलता, दिल जोर जोर से धड़कता, गला सूखने लगता। ख्यालों में सड़कों की धक्कम पेल दिखती, बड़ी बड़ी इमारतें, इधर उधर दौड़ती गाड़ियां, गाड़ियों को हाथ हिला हिलाकर आने जाने का इशारा करते पुलिस वाले। पटना का रेडियो स्टेशन, आह, न जाने कितनी बार चौपाल, रसमंजरी, बाल मंडली जैसे कार्यक्रम वह अपने यहाँ के कठई रेडियो पर सुनता आ रहा था। वाह, कैसे लोग होते हैं जो रेडियो पर बोलते हैं। क्या किस्मत है उसकी, वह पटना जा रहा है। वह कोई ऐसा वैसा नहीं, पटनहिया कहलाएगा। लोग डरेंगे, वह बड़ा बन जाएगा और फिर पटना में ही रहेगा। पटना वालों से सब डरते हैं, सबकी बड़ी असूख होती है। वहां कोई भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से मिल लेता है। अभी परसों की ही तो बात है, रघुनाथ चाचा कह रहे थे कि वे जगन्नाथ मिश्र से मिल के आए हैं। वे यह भी कह रहे थे कि इंदिरा जी उन्हें अपना बेटा समझती हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी चाहे कुछ भी कर दें, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। कितने घोटाले हुए, क्या क्या उनके बारे में कहा गया, पर कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हैं, चहेते हैं इंदिरा जी के, उनका क्या बिगड़ने वाला है। धत, वह भी क्या क्या सोचने लगता है, उसे क्या क्या करना है। इन सब चीजों को सोच सोच कर अभी तो उसे पढ़ना है, फिर सबसे मिलना है, बड़ा होकर दिखा देना है। वह दिन आखिर आ ही गया जब उसे पटना जाना था। घर भर के लोगों की असीसें लेकर भिनसारे ही उसने यात्रा की। तब पटना का महात्मा गांधी सेतु नहीं बना था। विशाल गाय पाट वाली गंगा पर स्टीमर चला करते थे। उन दिनों पहलेजा घाट पर स्टीमर लेना होता था, जिससे महेंद्रू घाट तक का सफर होता। महेंद्रू से उतरकर अपने अपने गंतव्य तक लोग अपनी अपनी सुविधा की सवारियों पर जाते। तब पटना जाना 10-12 घंटे का सफर होता था। वह सुबह का चला करीब 10 बजे श्री कृष्णपुरी स्थित अपने परिचित के कमरे पर पहुंचा। महेंद्रू से रिक्शा लिया, फिर ऑटो की भीड़ भरी सवारियों में ठूसकर गंतव्य की यात्रा की। श्री कृष्णपुरी इलाके की एक तंग गली में महिमा शरण का मकान आसानी से मिल गया, जहां उसके गांव का एक आदमी अनुबंधित चपरासी का काम करता था। वह सचिवालय में एक बाबू की सेवा में था, जहां चाय पिलाने, पानी देने के साथ साथ उसके घरेलू कामों को करना पड़ता। कभी कभी वह बाबू की पत्नी के साथ चितकोहड़ा सब्जी बाजार जाकर सब्जियां भी ढोता और यदा कदा बाबू के घर में झाड़ू पोंछा का काम भी। उस दिन रविवार था और वह तत्काल ही बाबू के घर से लौटा था। जाहिर है जगह ही था और उसे पहले ही उसके आने की सूचना चिट्ठी के जरिए मिल गई थी, सो वह कह सकते हैं इंतजार में था। उसे देखते ही वकील उठा और उत्फुल्ल होकर अखबार लेकर बोला, कहे होते तो हम भी महेंद्रू आ गए होते। चलो अब आ तो गए, कोई चिंता की बात नहीं। अपना सामान रखो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो और थोड़ा सो लो, कल अपना काम करना। उसने अपना सामान सीलन भरे कमरे के कोने में पटका, कपड़े बदलकर लुंगी पहना
और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए फर्श पर बिछे बोरे पर बैठा। बड़ी भूख लगाई थी। थाली में आलू बैगन की सब्जी के साथ रोटी का मेल अच्छा लगा। रोटियां 3 ही थीं, पर भूख के स्वाद से पेट भर गया था। थोड़ी देर हाल चाल हुआ और फिर थकान से पस्त देह ऐसी सुस्त पड़ी कि वह करवट लिए बिना ही सो गया। सुबह का उजाला तीखा था। जुलाई की उमस से तरबतर देह का हाल मत पूछिए। उस पर आंख मिचौली करती बिजली चरचर करते पंखे को रुला रही थी। गली में पंक्तिबद्ध कमरे थे और 5 कमरों पर एक सार्वजनिक शौचालय। जैसे तैसे काम संपन्न कर उसने एएन कॉलेज का पता पूछ वहां की राह ली। इंटर में दाखिले के फॉर्म के लिए खिड़की पर भारी भीड़ थी। फॉर्म लेकर उसे भरकर पास पड़े बक्से में डालकर उसने राहत की सांस ली। उम्मीद बनी कि दाखिला मिल जाएगा। फिर क्या था, खुश खुश लौटा था। 4 बजे ही आया था कमरे पर। आज उसकी गंवई बंधु को 6 बजे के पहले लौटना था। तय हुआ था कि कोई सिनेमा देखेंगे, जो भी दिख जाए। कोई पसंद जैसी बात न थी। तब सिनेमा हॉल लगता जैसे कोई देवस्थान हो। उसे बड़ी चाह होती कि वह ऐसी जगह रहे जहां सिनेमा हॉल हो। वह फिल्में देखता रहे और अपनी सुंदर कल्पनाओं में डूब कर जीता रहे। सिनेमा जैसे उसके रोम रोम में उतर जाने वाला कोई नशा हो। गंवई बंधु के कमरे पर लौटते ही उसकी बाँछें खिल गईं। पौने 6 हो रहे थे। उस बंधु ने पेट दर्द का बहाना कर जल्दी छुट्टी ले ली थी, वरना 6 से 9 बजे वाला शो न मिल पाता। 9 से 12 बजे रात वाला शो खतरे से खाली न था, क्योंकि गली में बेशुमार आवारा कुत्ते थे जो काट खाने को तैयार रहते। उन्हें सन्नाटा मिलता तो वे शेर हो जाते, लेकिन जब तक गली में चहल पहल होती वे दुम दबाए इधर उधर डूबके रहते। गंवई बंधु बता रहा था कि परसों की रात देर तक फेरी करके केला बेचने वाला रामधन जैसे ही देर से लौटा, कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। ए करते रामधन का पैर न जाने कैसे कुत्ते के कपाल पर लगा और तब कुत्ते ने उसके दाहिने पैर को काट खाया। बेचारा अस्पताल में पड़ा पड़ा करा रहा है और उसके पेट में तड़ातड़ सुइयां घुसेड़ी जा रही हैं। गरीब का धंधा बिक गया और देह की सासत जो हो रही सो अलग। बाप रे, उसकी घिघी बध गई। कुत्ते के काटने से उसे बड़ा डर लगता है। उसे याद हुआ ही ऐसी ही एक घटना जो एक कुत्ते के काटने से जुड़ी है। वह मुश्किल से 7-8 साल का रहा होगा। अपने आंगन में बैठा थाली में भात और दही खा रहा था। तब तक पड़ोस के रामहरि बाबा का पोसा हुआ झबरा कुत्ता भीतर घुसकर थाली में मुंह दे मारा। वह ढीठ कुत्ता था, किसी के घर में घुसकर कुछ भी खा लेता। शिकायत करने पर रामहरि बाबा बिगड़ जाते, कहते घर में किवाड़ लगा कर रहो, कुत्ता है तो जाएगा ही। रात रात भर चोरों से टोले की हिफाजत करता है, 4 दाना खा लेता है तो क्या आफत आ जाती है। उनके मुंह कोई न लगता। ब्रासलेट की धोती, डोरा गंजी और कंधे पर बनारसी अंगोछे में वे कोई ठूंठ-फुजिया जमींदार लगते। वैसे हाल खस्ता था, पर रोब ऐसा दिखाते मानो हथुआ रियासत के मालिक हों। बहरहाल उसने कुत्ते के नथुने पर पैर मार दिया, जिसके नतीजे में वह कुत्ता आक्रामक हो उठा और दाहिने पैर की घुघुची में अपने पैने दांत गड़ा दिए। उसके उस पैर में आज भी कुत्ते के कांटे के निशान मौजूद हैं। वह गड्ढा कभी भर न पाया। कुत्ते के काटने के बाद 7 कुओं को झांकना, सुई का लगना, हफ्तों घाव का रिश्ते रहना उसे आज भी याद है। जल्दी जल्दी करते 6 बजने में 5 मिनट रह गए। अब कहीं दूर जाने का अवसर न था। पास में ही एक सिनेमा हॉल था, पर्ल टॉकीज, जिसमें गुजरे दौर के पिटे हुए अभिनेता गोगा कपूर की फिल्म लगी थी, गंगा मांग रही बलिदान। यह फिल्म पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की ऐतिहासिक कथा पर आधारित थी, जिसमें मसाला मिलाकर देश राग जगाने और फिर बजाने का पूरा तामझाम था। टिकट लेकर हॉल में दाखिल हुए।
फिल्म शुरू होने में देर थी, पर विज्ञापन शुरू हो गए थे। अभी पनामा सिगरेट का विज्ञापन चल रहा था। उसको पीते हुए धुएं के कश में मदहोश होता चरित्र सुंदर शक्ल में दैत्य लग रहा था, जिसके कश के साथ उड़ते धुएं में सब कुछ धुंधला हो चला था। फिर साबुन आए, पहले सनलाइट, फिर लाइफ बॉय। सनलाइट तो अब रहा नहीं, पर तंदुरुस्ती की रक्षा करता लाइफ बॉय अब भी बाजार में बना हुआ है। कहते हैं कि हिंदुस्तान लीवर का यह उत्पाद यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका में कुत्तों को नहलाने के काम आता है, पर वह हमारे यहाँ पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के नहाने का प्रिय साबुन है। गंदगी अधिक होने और बजबजाती नालियों के बीच बसर करने के कारण हो सकता है कि हमारे लिए कुत्तों के साबुन ही कीटाणुनाशक रह गए हों, और न भी हों तो भी उसका क्या। उसने जो सोचा कहा। लीजिए, अब फिल्म शुरू होती है। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म गोगा कपूर की गर्जना से चकित करती है। पृथ्वीराज लगातार माफियां देते हैं। गोरी बार बार हमले करता है। अंत में पृथ्वीराज की उदारता उन्हें ले डूबती है। बेड़ियों और हथकड़ियों में बंधे पृथ्वीराज यानी गोगा कपूर धीरे धीरे चलते हैं। पीछे से सैनिकों की टोली है। पार्श्व में गीत बजता है। गंगा मांग रही बलिदान, यमुना ने मांगी कुर्बानी है। आज देश पर मरने वाला सच्चा हिंदुस्तानी है। गीत सुनकर उसके किशोर शरीर में भी गर्मी आ गई। वह आगे तीसरे दर्जे की कटई सीट पर बैठा हुआ कसमसा रहा था। यह तो कहिए कि गंवई बंधु ने उसे बैठे रहने की सख्त हिदायत दी थी, नहीं तो वह कुर्सी पर खड़ा होकर खूब चीखना चिल्लाना चाह रहा था, हम कुर्बानी देंगे, हम बलिदान देंगे। उफ, वह पुराने दिनों को याद कर हंस पड़ता है। तब से अब तक लगभग 35-40 सालों में न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। देश को बचाए बनाए रखने के नाम पर ही तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग राजनीतिक दलों में जाकर अपना अपना माल असबाब बेचकर टिकट पाते हैं, जीतते हैं, सरकार में मंत्री बनते हैं और अपना बलिदान देते हैं। गंगा और यमुना नामक महान नदियां उनकी कुर्बानियों से धन्य होती हैं और देश का भाग्य नित नित जगता रहता है। देश की जनता गवाह है। इन बलिदानियों ने देश को किस तरह के विकास की राह पर डाल दिया है। देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं और देश प्रेम के उन्माद से क्या क्या नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। वह गंवई बंधु के साथ खुशी खुशी कमरे पर लौट आया। खुश था कि पटना में सिनेमा देखा। उसने सिनेमा का अधकटा टिकट अपनी जेब में संभाल कर रख लिया ताकि गांव में दिखा सके कि उसने पटना में सिनेमा देखा है। यह तो उसकी किस्मत में था ही नहीं कि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना या देवानंद की कोई फिल्म देखता। इसका मलाल उसे अवश्य था। बेचारे को फिल्म भी मिली तो गोगा कपूर की, जिसे बाद की फिल्मों में सिर्फ मार खाने और चौड़ी पीठ पर लात खाने के लिए ही रखा जाता था। वैसे इस बौने समय में पिटे हुए मोहरों का ही राज है। जो शान और हेठी से रहने का आदी है, उसे पूछता कौन है। देखते ही हैं कि बांस बल्ली पर चढ़कर दूसरे के कंधों का सहारा लेकर लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। गोगा कपूर की किस्मत भले न बदली हो, पर समाज और राजनीति के इलाकों में गोगाओं की वैसी फौज तैयार हुई है जो किसी को भी मात दे दे। बस गोगा को चोगा पहनाइए और देखिए तमाशे। यह चोगे का युग है। असल की शक्ल में नकल का राज। इसमें केवल भ्रम है, भ्रामकता है, हवा है। असल में कहीं कुछ नहीं है। यह तो एक अंश था, पहला अंश। दूसरा अंश है। पूर्णिमा का दिन था और मंगलवार भी, इसलिए मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। मंदिर के दरवाजे से लेकर सड़क तक पुण्यार्थियों की लंबी कतार थी।
पुजारी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आसन लगाए बैठे थे। कतार में लगे श्रद्धालु अपनी बारी आते ही मूर्ति के समक्ष नतसिर होकर आंखें मूंदते, हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदाते और उसके प्रसाद का दोना पुजारी को देकर हनुमान जी की मूर्ति से स्पर्श कराते, दक्षिणा देकर पुजारी के पांव छूते और जोर से घंटा बजाकर चीखते, पवनसुत हनुमान की जय। उस दिन पंडित धर्मदेव द्विवेदी शास्त्री से मिलकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उनसे अपना दुख सुख परोस कर भीतर से मानो हल्का हो आया। पंडित ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और कुछ मौन रहने के बाद कहा, कोई बात नहीं है, आदमी को घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ संभल जाता है, समय का इंतजार करना चाहिए, फिर आप तो पढ़े लिखे हो, कुछ न कुछ तो जरूर हो जाएगा। पंडित की बातें सुनकर उसे बड़ा संतोष हुआ। मन ही मन सोचा, इसी कुछ न कुछ के सहारे तो जीता जाता है आदमी, वरना वह जीता क्यों अगर जान लेता कि आगे कोई उम्मीद ही शेष नहीं है। वह अभी अपने में ही मगन था कि पंडित की तेज आवाज से उसका सोचना रुका। वे कह रहे थे, सुनो भाई, क्या नाम बताया था अपना? जी, प्रभाकर तिवारी। हाँ, तो प्रभाकर जी, आज पूर्णिमा का दिन है और धर्मपरायण जनता बाबा सत्यनारायण की कथा सुनती है, सामर्थ्य के मुताबिक चढ़ावा और दक्षिणा भी देती है। आज मुझे कई घरों में जाना है, अगर आप एक दो पूजा भी संभाल लेते हो तो कुछ पैसे भी बन जाएंगे और मेरे जजमान भी कहीं और नहीं जाएंगे। उसे इस आकस्मिक लाभ की सूचना से बहुत खुशी हुई। वह पंडित की स्नेहिल आत्मीयता से खिल उठा। वह तुरंत बोल पड़ा, तो यह कौन सी बड़ी बात है, अच्छा तो है। पंडित उसकी बात से आश्वस्त हुए, पर यह कहना न भूले कि कर्म को कर्म आप जो करते हो उसे कोई देखता नहीं, पर दिखावे के लिए ही सही ब्राह्मण का वेश तो होना चाहिए। मतलब यह कि धोती नहीं तो कुर्ता पाजामा, हाथ में बेठन में बंधा धर्मशास्त्र और कपाल पर रोली का तिलक या चंदन का लेप हो तो अच्छा है। उसने उत्साह में कहा, पैंट शर्ट अभी उतार आता हूँ, कुर्ता पाजामा पहनकर आ जाता हूँ। रही बात तिलक की तो वह आप ही लगा दे, भगवान की कथा पोथी आपके पास है ही, तो अब हर्ज ही क्या रह जाता है। पंडित को विश्वास हो आया। फिर अचानक उन्होंने पूछ लिया, लेकिन शंख फूंकना तो आता है ना आपको? पंडित के इस प्रश्न पर वह सकपका गया। उसे तो शंख फूंकना आता ही न था। डरते डरते कहा, शंख तो नहीं फूंकना आता, पर घंटी हो तो बात बिगड़ने न दूंगा। हर अध्याय के समापन कर घंटी बजाकर हाथ जुड़वा लेना मैं कर लूंगा, और अगर यजमान बिगड़ गए तो यह मुझ पर छोड़ दीजिए पंडित जी, देश में एक ही रिवाज तो है नहीं, मैं पूजा नए रिवाज से कराऊंगा। क्या आप यह नहीं मानते कि लोग तो सिर्फ भक्ति में दीवाने होते हैं, जरूरत उन्हें सिर्फ इस दीवानगी में बहकाकर अपना काम बनाने की होती है। पंडित उसकी बातों को सुनकर मानो अचकचा गए और उन्हें उसकी पंडिताऊ बातों को सुनकर ईर्ष्या हो उठी। सुल्तानपुरी के एक्स ब्लॉक के 435 नंबर के मकान का कमरा खचाखच भरा था। उन दिनों दूरदर्शन पर धारावाहिक रामायण का प्रसारण भी चल रहा था। आज दूरदर्शन पर सुंदरकांड के लंका दहन का प्रसंग था। पुरुष और महिलाएं अपनी अपनी अंजलि में फूल, अक्षत और सिक्के लेकर रामायण की इस कथा को भक्तिभाव से देख रहे थे। कमरे के बाहर नाली थी, जिसके कारण वहां नाक दे पाना कठिन हो रहा था। वह बाहर खड़ा ही था कि एक सुअर बगल की तंग गली से आकर सामने की नाली में जा घुसा और अपनी स्वाभाविक चाल में विचरने लगा। वह वही पंडित है जिसको आज की कथा कहनी है। इसे जानकर लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। दो जनों ने आदर के साथ ले जाकर कमरे के एक कोने में बिछी चारपाई पर बिठाया। भीतर जगह बिल्कुल न थी, इसलिए रामायण के श्रद्धालु दर्शकों को परेशानी हो रही थी। उसने भी अपनी ओर संयत होकर
इस धारावाहिक भक्ति प्रसंग को देखने का मन बनाया और भाव विभोर हो भक्ति रस में डूब गया। छोटी उम्र में सफेद कुर्ता पाजामा, कपाल पर चंदन, हाथ में शालीग्राम का सिंहासन, घंटी और बेठन में बंधी भगवान सत्यनारायण की कथा की पोथी देखकर कुछ को आश्चर्य हो रहा था तो कुछ को क्षोभ। वह लोगों के चेहरे को पढ़ पढ़ कर हैरान हो रहा था। तब तक उधर टीवी पर रावण गरज पड़ा। दुष्ट बानर, तूने अशोक वाटिका को क्यों नष्ट किया और किस अपराध में सेवकों सहित मेरे पुत्र को मार डाला? किसी विशेष कारण से नहीं राक्षस राज, भूख लगी थी